नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि शिवम भाई बीपीएससी में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका वीडियो बनाइए ताकि हम भी वहां से कुछ सीख पाएँ, कुछ पता कर पाएँ और हम भी आगे बढ़ पाएँ। हमारे साथ पवन भाई हैं। अभी हाल ही में जो बीपीएससी का रिज़ल्ट आया था उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। आज की वीडियो में हम सब कुछ फेस करने वाले हैं। पीटी कैसे क्वालिफाई किया, इंटरव्यू को कैसे फेस किया था, ऑप्शनल कैसे लिया था, कैसे ये सेल्फ स्टडी करते थे और कैसे ये बुक पढ़ते थे, कैसे नोट्स बनाते थे और कहाँ से हैं, क्योंकि इनकी जर्नी बिल्कुल अलग है, कहानी बिल्कुल अलग है। शादी भी इनकी हो चुकी थी, उसके बाद ये लगे रहे और लगभग 8 साल के बाद इनको ये सफलता मिली। तो ये वीडियो आपको हर किसी को देखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना चाहिए। मेरा नाम पवन कुमार शाह है। मैं बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले के एक छोटे से तहसील है खुटौना प्रखंड, उसका एक छोटा सा गांव है। इतना छोटा गांव है कि आपको अगर गूगल मैप करेंगे तो शायद नहीं मिल पाएगा। वहाँ कोई अगर खो गया, कुछ भी हो गया, तो कोई भी कानूनी एजेंसी है, कुछ भी है, तो वहाँ ढूंढ नहीं पाएगा, लोकेशन नहीं मिलता वहाँ पर। अभी मैं आया हूँ पिछले 8 दिन से, तो वहाँ भी अभी इतनी कीचड़ है वहाँ पर, इतना बड़ा पड़ा है वहाँ से कि आपको गाड़ी वहाँ पर क्रॉस नहीं करती है, कोई भी गाड़ी, यहाँ तक कि बाइक भी नहीं चलती। तो वहाँ से मैं हूँ और मेरे सटा हुआ वहाँ से नेपाल है और वहीं से मैं आया हूँ तैयारी करते हुए। धीरे धीरे ये ऐसा नहीं कि मैं करते डायरेक्ट दिल्ली आ गया। मैं छोटे छोटे जगह पर जाते जाते लंबा समय मुझे लगा है, पिछले 10-12 साल की मेरी जर्नी रही है। तो यही करते आया हूँ मैं। पहले तो सुपौल ज़िला गया था, फिर वहाँ से कुछ दिन दरभंगा में रहा, फिर वो दिल्ली आ गया नौकरी लगने के बाद। फिर मैंने यहाँ तैयारी करनी चालू कर दी। आज थैंक गॉड और आप लोगों का समर्थन कि कम से कम मेरा हो गया और मैं अभी रेवेन्यू अफसर, जिसे बिहार में लोग जब वो पोस्टिंग मिलती है तो उसे सर्किल अफसर बोलते हैं, उस पर मेरा सिलेक्शन हुआ है इस बार की जो 64 बीपीएससी के जो फाइनल हुआ उसमें। और अभी मेरी जर्नी चालू है, अभी मैं कर रहा हूँ। अभी मेरा फिर मेंस है 29 तारीख से, तो तैयारी चल रही है। वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा कि उसमें और अच्छा करूँ। अच्छा करेंगे और हमारी भी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप और आगे बढ़ें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पवन भाई, आप ऐसे कीचड़ वाले गांव में से आए निकल के, आपने बताया अभी वहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आके आपने ये जो सफलता हासिल की है, क्योंकि आपकी कहानी बहुत मज़ेदार है। एक तरफ शादी भी हो गई थी, एक छोटा बच्चा भी है, क्योंकि शादी हो जाती है तो हमारे ऊपर एक बोझ सा बन जाता है, परिवार को चलाना और तैयारी करना भी दिल्ली जैसे शहर में। ये आपने किस तरीके से कर पाया कि परिवार को भी संभाला और तैयारी भी की और सफलता भी मिली काफ़ी लेट? नहीं, जब शादी हो जाती है तो दूसरे आक्षेप लगाते हैं कि मेरी शादी हो गई है तो इस वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ या मुझे दिक्कत हो रही है। ये सब कोई बात नहीं है। फैमिली प्रेशर है तो कुछ लोगों को शादी से पहले भी फैमिली प्रेशर होती है प्रेशर, और शादी के बाद भी होती है। मेरे साथ तो समस्या ये थी कि 2005 से मेरे साथ प्रेशर थे। मैं जब मेरे सब छोटे छोटे भाई बहन हैं सब, तो मुझे सबको लेकर चलना था। और जो फैमिली सपोर्ट है मेरे इकोनॉमिकली भी, और मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में, मेरी पीढ़ी में कोई पढ़े लिखे नहीं है मेरे सिवा। मेरे से बड़े में कोई पढ़े भी होंगे तो कोई 5वीं क्लास तक, 4थी क्लास तक, ऐसे कोई मतलब चलो हाँ परिचय दे देते हैं, इस तरह से पढ़े हुए हैं। और मैं अपने गाँव का पहला व्यक्ति हूँ कि जो मैंने मैट्रिक टॉप किया था। पहला व्यक्ति हूँ जो अंग्रेजी से मैंने पीजी किया था। पहला व्यक्ति हूँ जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब किया। और पहला व्यक्ति हूँ कि 4 नौकरी मैंने, ये मेरा अभी जो है ना ये 5वीं नौकरी है मेरी। 4 नौकरी आप पहले छोड़ चुके हैं? हाँ। कौन कौन सी? पहले तो मेरा हुआ था बिहार में, एक 2010-11 की बात है, सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था मेरे क्लर्क के रूप में। तो उसमें मेरी रैंक 7वीं आई थी वो कैटेगरी में, तो वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। फिर उसके बाद मेरा FCMA भी हुआ था। उसके बाद जो बिहार के जो टीचर के एग्ज़ाम होता है STET, TET से लेकर के, प्राइमरी से लेकर के +2 में सब तक हुआ था, और +2 में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, वहाँ मैंने ज्वाइनिंग नहीं की। उसके बाद मेरा ये जो CGL का एग्ज़ाम है 2011 के बैच से, उसमें मेरा हुआ था और ऑडिटर की पोस्ट पे हुई थी मेरी पोस्टिंग, और मैंने चयन ही यही किया था। मेरे नंबर अच्छे थे, अगर मैं चाहता तो असिस्टेंट भी बन जाता या फिर इंस्पेक्टर भी बन जाता, पर उसमें मेरी हाइट थोड़ी छोटी है तो मुझे पता नहीं था कि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। तो मैंने ऐसे ही जा कर के केवल मौका दे दिया था, इंटरव्यू दे दिया था।
तो मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ था। और मुझे दिल्ली जगह ही चाहिए थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर बच्चे तैयारी करते हैं, IAS की तैयारी करते हैं। और मेरी दिल्ली इच्छा थी कि मैं IAS की तैयारी करूं, और मैंने तैयारी करी भी। 2 बार मैंने मेंस तक गया भी। उसके बाद फिर बिहार PCS में मैंने फोकस किया। फोकस तो उस तरह से नहीं किया कि चलो हमको करना है, पर साथ में चलता रहा। तो मैंने इससे पहले 2 बार इंटरव्यू दिया था PCS का, और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। मेंस तो मैं 4-5 बार लिख ही चुका हूँ, तो ये हो चुका है। अगला मेंस फिर मेरा है, तो वो भी मैं कर ही रहा हूँ। तो ये जो बात है दिल्ली आने की और दिल्ली में तैयारी करने की बात, ये मेरे जहन में ना बचपन से थी। जो 99 की बात है, तब से मेरे जहन में था कि मुझे IAS बनना है। पर पता नहीं, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। तो अब समय भी बहुत गुजर चुका है और वक्त भी नहीं है, और प्रेशर, अब फैमिली की इतनी प्रेशर आ चुकी है कि अब संभव नहीं है, समय भी नहीं दे पाता हूँ। तो ये सब दिक्कत है सर। यहाँ पे आपने फैमिली को और तैयारी को किस तरीके से कर पाया? मैंने ये भी आपसे पूछा था, क्योंकि दिक्कतें बहुत आती हैं। ये आपने कैसे कर पाया परिवार को संभालते हुए? सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो फैमिली है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, और ऐसी फैमिली मिल जाए सभी को तो वो किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी पद के लिए कभी भी वो तैयारी कर सकते हैं। मैं गॉड से प्रार्थना करूँगा कि जिस किसी के भी रास्ते में अगर ज़िंदगी में ऐसा मौल आता है कि उसे फैमिली लेकर चलना पड़ेगा, तो सबको भगवान ऐसे ही फैमिली दे। और मुझे पढ़ने में इतनी सहायता मिली है, लोग कहते डिस्टर्ब होता है, मुझे तो बहुत सहायता मिली है। खाना से लेकर के, कपड़े से लेकर के, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या जाना है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे बस पैसे की टेंशन नहीं, मुझे पैसे देने हैं, बाकी मुझे हर कुछ सोचने से पहले मुझे मिल जाता है। तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ, इसलिए मुझे तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी भी देखते होंगे, आप भी देखते होंगे, बच्चे देखते होंगे कि मैं हाफ पैंट पहन के, अपना टी-शर्ट पहन के आप मैं घूमता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ रात में। दिन भर तो मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो दिन में तो होता नहीं। हाँ, संडे सैटरडे को छुट्टी होती है, तो उस बीच मैं ये लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ दिन में आकर के। तो लाइब्रेरी भी ठीक ठाक है, सपोर्टिव है वो, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो ये मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है। उस टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम इतना इंग्लिश मीडियम नहीं था, तो आप हिंदी मीडियम के ही छात्र होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अभी आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो मेरी अच्छी खासी हो गई है, उम्र मेरी लगभग 34 हो गई है। और हाँ, जो ये बात आपने कही कि इंग्लिश वाली बात, वास्तव में जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ इंग्लिश क्या, लोग हिंदी भी सही से नहीं बोल पाते हैं। हिंदी क्या, वहाँ जो मैथिली होती है, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, वो भी सही से नहीं बोलते हैं, वो वहाँ पर ठेठ ही बोलते हैं। और मुझे जब मैं गया था पढ़ाने के लिए, तो सबसे दिक्कत होती थी, मुझे समस्या ये नहीं कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, मेरे साथ समस्या ये हुई थी हमेशा कि मैं उसे एक्सप्रेस कैसे करूँ। हालांकि अभी भी मैं बोलता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है हिंदी बोलने में, इससे अच्छी तरह से मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, पर अंग्रेजी से कभी कोई ताल्लुकात नहीं रहा है। मेरा ग्रेजुएशन पेपर भी मैथमेटिक्स ऑनर्स रहा है, पर जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो मुझे लगा क्या कि मेरे से मैथमेटिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस जगह से था मैं ना, वहाँ पर सर मिले नहीं थे पढ़ाने के लिए। ग्रेजुएशन आप बिना गाइडेंस लिए हुए आप नहीं कर सकते हैं, खास करके मैथमेटिक्स में। आज के ज़माने में तो यूट्यूब है, ट्विटर है, आपको ऑनलाइन पढ़ाई हो जाती है, किसी से मदद ले लो, फ़ोन पे भी पढ़ाई हो जाती है। और जिस समय हम लोग पढ़ते थे वहाँ पर कोई नहीं था, केवल आपको टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक से सारी बातें समझना बच्चों के लिए, खासकर जो रस्टिक इलाके से हैं, पूरा जो देहाती इलाके से, उनके लिए बहुत समस्या होती है। तो मैं थक हार करके फिर मैंने इंग्लिश ले लिया था, क्योंकि चलो अगर मेरे साथ ये समस्या थी कि अगर मेरी नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं करूँगा क्या, घर में ज़मीन है नहीं, खेतों में ज़मीन है नहीं, घर पे घर नहीं है, या तो फिर दुकान करूँगा या फिर बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए या तो मैथ पढ़ेंगे बिहार में, या फिर इंग्लिश पढ़ेंगे। और हिंदी या ज्योग्राफी हिस्ट्री तो पढ़ते नहीं हैं, वो लगा कि मुझे आता है। तो मिला कि अगर कुछ बेस बनाना हो तो इंग्लिश चाहिए। फिर मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया, इंग्लिश से मैंने PG किया, इंग्लिश से मैंने PRT किया, PhD के लिए मैंने इनरोल करवाया अपना। और एक अमेरिकन राइटर है हार्ट करेन, उस पर मेरा रिसर्च चल रहा था। अब तक कुछ बातें हो गई, मुझे स्टॉप करना पड़ा ड्यू टू ये PCS के कारण। तो अभी मेरा वो फ़िलहाल वहाँ स्टॉप है। तो मेरी इंग्लिश धीरे धीरे सही होती गई, वो पढ़ते पढ़ाते सही हो गई। तो अभी ये कह सकते हैं कि ना तो हम इंग्लिश में बहुत पारंगत हैं, ना हिंदी में बहुत पारंगत है, लेकिन हाँ, काम चलो मेरा दोनों ठीक ठाक है। एक बात और इसमें आती है ऑप्शनल की। ऑप्शनल का जब हम तैयारी करते हैं तो इसका एक बड़ा फंडा होता है। इसको आपने कैसे इसका आपने समाधान किया, और क्या था आपका ऑप्शनल? ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है मेरे लिए।
क्योंकि जो मेरी पढ़ाई हुई थी शिक्षा दीक्षा, किसी भी विषय में मैं अपने आप सहज नहीं था मैं कि कौन से विषय लेकर करूँ, मेरे लिए क्या होगा। कभी मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, कभी मैंने फ़िलॉसफी लिया, कभी मैंने ज्योग्राफी लिया, कभी मैंने मैथिली लिया, तो मेरे साथ ये चलता रहा। लास्टली जब मुझे लगा कि नहीं मैथिली ले लेता हूँ, अपनी रीजनल लैंग्वेज है और बातें भी समझ में आ जाती है, वहाँ के जो कल्चर है कल्चर भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि साहित्य तो कल्चर का घर होता है। तो इसलिए मैंने लास्ट में मैथिली लिया और मैथिली से मैंने यूपीएससी का भी दिया था मेंस और पीसीएस का भी मेंस दिया था। हालांकि उससे पहले मैंने दिया था और अन्य विषय से भी दिया था। तो मेरे जो भाई बहन हैं जो अभी इस गुंधुन में हैं कि कैसे लें, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि आप अपने तरीके से लो। ऐसा नहीं कि मैं अगर पास कर गया मैथिली से तो आप भी मैथिली ही लो, कोई ज्योग्राफी से करता है तो ज्योग्राफी ले लो, कोई करता है हिस्ट्री से हिस्ट्री ले लो। ऐसी कोई बात नहीं है। सफलता तब मिलेगी जब आप अपने हिसाब से चयन करोगे विषय का। चयन करने से पहले आप एक सिलेबस देख लीजिए एक बार। सिलेबस देखने के बाद आप उसको जो कंटेंट है उसमें देख लीजिए, उस कंटेंट में जो टॉपिक लिखा हुआ है वो टॉपिक में आपकी कितनी पकड़ है। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो बच्चे मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उतनी समझ तो उसमें हो ही जाती है कि क्वेश्चन टॉपिक देख करके समझ में आ जाता है। अगर वो समझ में वो चीज़ें आ जाती समझ में, तो इस हिसाब से आप अपने तरीके से जो लेना चाहिए बच्चों को ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, और उसमें सफलता मिल जाती है। आपका कौन सा था? मैंने बताया मेरा मैथिली साहित्य था। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ पे पीटी भी होता है, तो पीटी को आपने कैसे क्वालिफाई किया और इंटरव्यू को कैसे फेस किया था? मैं समझता हूँ कि लोगों को तैयारी करनी चाहिए मेंस की, लेकिन पीटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेंस की तैयारी करते वक्त आपको ज़्यादा पढ़ना होता है। आपको जो 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 सोचने की शक्ति होती है ना, उसे डेवलप करनी पड़ती है। जब कभी हम मेंस का जब देखते हैं क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, खैर पीसीएस में तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, सारे क्वेश्चन जो पढ़ जाते हैं बच्चे आ जाते हैं। यूपीएससी में क्या होता है कि 20 क्वेश्चन आते हैं जीएस में, तो 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी कभी लगता है कि कुछ सुना हुआ नहीं है, फिर भी उसको टैकल करना है। तो इसके लिए जब हम बहुत सारे बात जो चीज़ें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें गुजरी होती है। तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे दिमाग को डालना होता है प्रेशर कि उसमें क्या हो सकता है, और वहाँ से आप कहीं से भी ऐड करके किसी भी तरह से आप उसको डील करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन पहले आते हैं वो तो सब करते ही हैं, लेकिन जो नहीं आते उसको छोड़ भी नहीं सकते हम। तो वहाँ ये तो हल्की सी बात होगी, पढ़ने के बाद आता है। लेकिन पीटी में क्या होता है, पीटी में ये फंडा चलता नहीं है। पीटी में आप दिमाग लगा सकते नहीं है ज़्यादा। जब तक आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो चुकी है, जब विषय वस्तु की समझ नहीं होती है, तो आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं इसमें। खास करके यूपीएससी में तो ये बात है कि आपको 20-25 क्वेश्चन बनने के बाद आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन मेरे से बनेगा, कौन सा क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा। तो वहाँ पर आपको तुक्का लगाना पड़ता है, लेकिन लगाने के लिए आपको पहले बैकग्राउंड सही होनी चाहिए। तो इसके लिए जो आपको सभी पढ़ाते हैं, सही बताते भी हैं, जो सिलेक्टेड हैं, हमारे सीनियर भी है जो इसमें है, कि जो आपका जो एनसीईआरटी बुक है, जो स्टैंडर्ड है, उसे तो बार बार लोगों को करना ही चाहिए। और कुछ किताबें जो बहुत स्टैंडर्ड हैं कुछ राइटर की, तो उसे लोग को देखना चाहिए, बार बार देखनी चाहिए। और एग्ज़ाम के समय में 1-2 महीना पहले से ही जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट में अगर कम नंबर भी आते हैं तो उसमें घबराना नहीं चाहिए कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं, अब क्या होगा। कभी कभी तो नंबर बहुत आते हैं, एग्ज़ाम में कुछ नहीं होता है। कभी कभी नंबर इतना आता है कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या होगा मेरे साथ, एग्ज़ाम में वो अच्छा हो जाता है। मेरे साथ 2 बार ऐसे ही हुआ था। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये सब घबराने की बात नहीं है। टाइम लगता है, पीटी के लिए आपको स्पेशल तैयारी करनी होती है एग्ज़ाम से 2 महीना पहले, लेकिन मेंस की तैयारी आपको लंबा समय लगता है। आप उस पर फोकस कीजिए। मैं यही कहूँगा लोगों से कि आप मेंस फोकस कीजिए, एग्ज़ाम से पीटी के एग्ज़ाम से 2 महीना पहले आप पीटी फोकस कर दीजिए। इंटरव्यू की बात की जाए, जब आप इंटरव्यू में, आप तो पहले भी कई इंटरव्यू दे चुके थे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम न्यू जाते हैं, जब हम पहले जाते हैं नए, तो किस तरीके के वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्या वहाँ डरने की ज़रूरत है? कैसे जवाब देना चाहिए? क्या वहाँ पे अपनी ड्रेस का भी ध्यान रखना चाहिए? किस तरीके से जवाब आपने दिया था और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? मुझे लगता है कि तैयारी के दौर में सबसे आसान, मैंने कई बार क्वेश्चन बहुत लोगों को भी कहा है कि सबसे आसान इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आप वही दिखाओ जो आप हो। आप ग्रामीण इलाके से हैं तो शहरी पेश करने की कोशिश मत करो, शहरी से है तो ग्रामीण पेश करने की कोशिश मत करो। जो चीज़ है नेचुरल, क्योंकि वहाँ जो बैठे होते हैं
वो सभी बुजुर्ग होते हैं, और कितने हमारे जैसे आदमी कितने उसके नज़रों से गुजरे होते हैं, तो वो देखते ही पहचान जाते हैं कि आप कहाँ से हो। वहाँ पर शो अप नहीं करनी चाहिए, और वो समझ जाते हैं कि बच्चे किस बैकग्राउंड से हैं, क्वेश्चन उसी बैकग्राउंड से आते हैं। तो अगर आप जिस बैकग्राउंड से हैं उसी में अगर तैयारी करते हैं सही से, तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मुझे जब भी क्वेश्चन आया तो मेरे जो जहाँ से मैं हूँ, जिसमें जॉब करता हूँ, वहाँ से आया क्वेश्चन। जो मेरी पढ़ाई हुई है ग्रेजुएशन पेपर इंग्लिश से थोड़ा बहुत वहाँ से आया था। कुछ क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश से भी आया है, तो मैंने देने की जो जवाब दिया था, तो लगता है कि वो लोग संतुष्ट हुए थे। अब मेरे नंबर भी ठीक ठाक आए थे, कम नहीं मिले थे मुझे, ज़्यादा नहीं मिले थे, तो मैं संतुष्ट था। तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी बच्चों को इंटरव्यू के दिमाग से हटा देना चाहिए, क्योंकि आप मेंस करते करते इतना गुजर जाते हैं ना, इतना कर लिए होते हैं कि वहाँ पर आपको जा कर के वहाँ पर आपको खुद कर लेते हैं इंटरव्यू। क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप अगर देखेंगे उसमें तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मैंने उसे पढ़ा है, कहीं ना कहीं मेरे से गुजरा है, तो मैं इसे कर सकता हूँ। अगर नहीं आता है तो साफ शब्दों में सॉरी बोल देनी चाहिए कि सर मैंने पढ़ा है, मुझे ये चीज़ें अभी याद नहीं आ रही हैं, या मैंने वो चीज़ें नहीं पढ़ी है, तो सर मुझे ये मेरी नज़रों से ये चीज़ें नहीं गुजरी हैं। तो वो समझ आते हैं, फिर उन्हें क्वेश्चन हटा लेते हैं। कुछ आदमी ज़बरदस्ती करते हैं कि खामखा क्वेश्चन लड़ने लगते हैं कि हम तो जानते हैं, तो उनके साथ दिक्कत होती है, तो उनका नंबर फिर कम हो जाता है। क्वेश्चन कैसे थे, करंट पे पूछे जाते हैं या फिर पुराने भी होते हैं उसमें? नहीं, वहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है कि 5 मेंबर होते हैं, नॉर्मली 4 भी होते हैं कहीं कहीं। आप 5 की तैयारी करके जाओ, तो एक तो जो वहाँ पर होते हैं वो आपको देख के फिजिकल जो है देखने के बाद वो क्वेश्चन वहाँ समझ में आता है कि किस तरह से वहाँ क्वेश्चन आ जाएगा। एक मेंबर वो होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन पेपर क्या था वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 4 5 10 क्वेश्चन जो भी उनको लगेगा, जहाँ तक आप जवाब दे पाएंगे वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक मेंबर ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब होता है कि हमको इंटरव्यू लेना है, उसमें करंट से, वो करंट से पूछेंगे। एक मेंबर ऐसे होते हैं जो आपको छेड़ेंगे ताकि आप वो आवेश में आ जाओ, कुछ करो। हाँ। तो वो नहीं आना चाहिए, और वो जान कर नहीं छेड़ते हैं, मतलब कि आपको पिंच करने के लिए छेड़ते हैं, वो आपको धैर्य के पीछे लेते रहते हैं। एक वो होते हैं, एक मेंबर वो 4 हो गए। एक मेंबर ये होते हैं जो पूरा सिचुएशन को डील करते रहते हैं कि कहीं आप भटक रहे हैं कुछ, तो इस तरह से वो इतने सपोर्टिव होते हैं कि आपको बीच में कुछ बोलेंगे कि आप लोग नहीं मैं ही गलत जा रहा हूँ, तो फिर आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ का माहौल जो होता है ना, वातावरण बहुत ही अच्छा होता है, पता ही नहीं चलता कि एग्जाम में इंटरव्यू देने आए हैं। हालांकि जब जाते हैं बच्चे तो पहले पसीने आ जाना, बार बार टाई ठीक करना, बेल्ट ठीक करना, ये सब चलता रहता है। ये सबके साथ समस्या होती है, मेरे साथ भी समस्या हुई थी, पर हाँ पहली बार समस्या हुई थी, बाद में मैंने इसे देख लिया कि अब ये कुछ नहीं है। बाद में मैं बिंदास होकर जाने लगा और मुझे सपोर्ट मिला है वहाँ से। 8 साल तक आपने ये साहस बना के रखा, हिम्मत दिखाई, जज्बा और जुनून दिखाया। कहीं ना कहीं 8 साल तक आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि यार अब नहीं हो रहा, छोड़ देना चाहिए? और आपने तो बिल्कुल छोड़ा ही नहीं, आप पीछे ही हाथ धो के पड़ गए थे। कई बार क्या मन में ऐसा आता था कि अब छोड़ देना चाहिए? हाँ, एक क्वेश्चन मुझे ये ने कहा कि आपने हाथ धो के पीछे आ गए थे, तो जब मैं कहीं दे रहा था मॉक, तो उन्होंने कहा कि कितनी बार दिए हो, तो मैंने कहा कि 6 7 8 अटेम्प्ट हो चुका है। तो फिर क्यों इसके पीछे पड़ गए हो, जब तुमसे नहीं है तो काम छोड़ो। ठीक है भाई, छोड़ देंगे। अब दूसरा कोई काम तो है नहीं, यहाँ पर तो खेती है नहीं, खेती करूँगा। नौकरी करता हूँ, तो नौकरी करने के बाद भी टाइम बच जाता है मेरे पास, तो उस टाइम और मेरी रुचि कोई ऐसे नहीं है कि मैं कहीं घूमने फिरने जाऊँ ज़्यादा, मुझे उतनी नहीं है। तो फिर मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ क्यों नहीं करूँ, क्या पता कि कुछ अच्छा हो जाए। तो बस यही जुनून था मेरे अंदर में, और मैं प्रयास करते गया। मैंने ये कहा कि मैं करता रहूँगा, हो तो भी नहीं तो हूँ, क्या पता कि करता हूँ तो क्या पता कि कभी गॉड मेहरबान हो जाए मुझ पर और मैं कर जाऊँ। तो ये था, लेकिन एक मन में दिल्ली इच्छा थी कि मैं IAS करूँ और मैं प्रशासन सेवा में जाऊँ। तो ये मन में तो हर किसी जो भी तैयारी करने आते हैं बच्चे, उनके मन में ये बातें चलती रहती हैं। हाँ, सफलता मिलने की बात है तो थोड़ा सा सक्सेस रेट कम है, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ सीनियर को देख करके पीछे से उसका नहीं होता मेरा क्या होगा, वो इतने तेज़ थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तैयारी के दौर में जब आप 4 5 साल 6 साल तैयारी करते हैं या 2 साल ही तैयारी करते हैं, तो उस बीच में कभी कभी ऐसे माहौल गुजरते हैं कि आप किंग करते हुए विमुड हो जाते हैं कि अब यहाँ से क्या करेंगे। किसी की इस बीच में मम्मी की एक्सपायर हो जाती है, कभी किसी के पापा की डेथ हो जाती है, कभी किसी का ऑपरेशन हो जाता है, कभी आपकी खुद तबीयत खराब हो गई है। तो समस्याएं आती रहती हैं, सबके साथ समस्या आती है। तो उससे जो नहीं घबराते हैं सफलता उनको मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, हमसे तो बहुत तेज़ हैं, जिसके आगे हम कुछ भी नहीं हैं। वो बच्चे अभी घर में बैठे हुए हैं,
क्योंकि उनके पास समस्या आ गई और समस्या के आगे उन्होंने अपने को आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए वो पीछे हो गए। मेरे साथ समस्या तो इतनी समस्या आई थी, अगर मेरे दोस्त लोग मेरे नहीं होते तो शायद मैं आज नील बट्टे सन्नाटा होता। मेरे दोस्तों ने भी मेरी बहुत मदद की। जो टीचर थे मेरे 10th में, एक हरि प्रसाद सोनी लिखाते हैं, वो सर ने मेरी बहुत मेहनत करी थी। मैं जितना दिन तक पढ़ाए थे, मुझे एक पैसा भी नहीं लिया था ट्यूशन फ़ी, क्योंकि वो जानते थे कि इनके पास ट्यूशन फ़ी नहीं है। अगर ट्यूशन फ़ी इनसे लेंगे ये पढ़ेगा नहीं तो कुछ करेगा नहीं। और उनका विश्वास था कि मैंने स्कूल टॉप किया था। फिर मेरी वजह से नहीं, जब मैंने किया था तो उनको कहा गया कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पास बच्चे की भरमार सी लग गई। अब उनकी कमाई इतनी हो चुकी है कि वो केवल मुझे छोड़ने से, ट्यूशन फीस देने से उनकी कमाई कई गुना बढ़ चुकी है। अब हो सकता है कि मैं उसमें अगर मैं नहीं पढ़ पाता तो फिर वो भी बिल्कुल कुछ फर्क पड़ता है उसका। अब यहाँ पे आपने भी तो टीचिंग की है। हाँ, टीचिंग की बात है तो मैं 2003 में जब मैट्रिक में था तभी से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं। ठीक है, सर पैसे लेते, लेकिन और भी किताब खरीदने के लिए कुछ न कुछ चाहिए पैसे, 100-200 तो चाहिए पैकेट में महीने के हिसाब से। उसके लिए मैं कभी कभी नवोदय के क्लास में बच्चों को पढ़ाता था, ऐसे ही तो कोई दे दिए 100 रुपये। फिर मैं जब 5 में जब इंटर कर लिया तो अब जा कर के निर्मली एक जगह है, अनुमंडल है, वहाँ पर 2 कन्वेंट में मैंने पढ़ाया लगभग 6-7 साल तक। वहाँ फिर बच्चों को पढ़ाते मैंने अपनी जो है ना पकड़ बनाई बच्चों में। अब बच्चे से डिमांड होने लगी कि जब मुझे पढ़ाई करनी है तो पवन सर से पढ़ाई करनी है। तो फिर जो मार्केट जो डिमांड है ना, डिमांड सप्लाई की बात होती है, तो फिर मेरा डिमांड बहुत वहाँ से ना अप हो चुकी थी, तो फिर मेरा बढ़ गया था। फिर भी मैंने अपने बढ़ा दी थे। बाद में मैंने कोचिंग खोल दी, तो इस तरह से मेरी कमाई बहुत ज़्यादा हो गई। इतनी कमाई हो गई थी फिर मैं कहा कि नौकरी किस मेरे लिए कोई काम की नहीं है। मैं 4 नौकरी छोड़ चुका था, क्योंकि मेरे पैसे वहाँ से इतने आ रहे थे। बिल्कुल। तो ये सब था, वो था लंबा सिलेबस था। वहाँ भी समय लगा मुझे, वहाँ भी सफलता मुझे मिली और यहाँ भी सफलता मिली। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि जो करते हैं, आप जो भी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप IAS की तैयारी करो, आप कुछ भी काम करते हैं, आप लगे रहेंगे तो सफलता उसी काम में आपको मिलेगी। क्या दिल्ली के मुखर्जी नगर में आकर के, क्योंकि ये पूरा हब है UPSC SSC का, और यहाँ पे BPSC के भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, ज़रूरी है कि कोचिंग ज्वाइन करें तब ही हमको सफलता मिलेगी? और क्या ऑनलाइन की महत्वपूर्ण भूमिका है? उस टाइम तो शायद मुझे लगता है आपने किताबों को ज़्यादा पढ़ा होगा। जब मैं आया था दिल्ली में, उस समय मैं ऑनलाइन को जानता नहीं था और उतना साधन भी नहीं था। अगर आता भी होगा तो यूट्यूब तक पहुँच नहीं थी। यूट्यूब तो था, उतनी पहुँच नहीं थी, क्योंकि अब तो नेट उठ के बाद तो 2016 की बातें आई हैं कि सबके पास भरमार हो चुका है। तब देख सकते हैं शुरू में क्या होता है कि आप कोचिंग, जो इतने बड़े एग्ज़ाम है ना, तो जो ग्रामीण इलाके से बच्चे आते हैं ना, तो उनके साथ समस्या ये हो जाती है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो उनके लिए या तो 2 चांस है, 2-3 ऑप्शन है। या तो कोई जो सीनियर है उससे आप हेल्प ले लो, या फिर यूट्यूब जैसे अब तो बहुत हैं, बहुत अच्छे टीचर है यूट्यूब पर जो फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को, वहाँ से मदद ले सकते हैं। अगर वहाँ से बात नहीं बनती है तो आप अपने हिसाब के कोई कोचिंग संस्थान जिस पर आपको भरोसा हो, इच्छा हो तो लेनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब के माहौल में ज़रूरत नहीं है उसकी। हाँ, शुरू में जब नहीं था तो बच्चों को लेना पड़ता था, तो मुझे भी थोड़ा बहुत मदद लेना पड़ा। हालांकि मेरे पास ना तो पैसे थे ना समय था कि मैं पूरी तरह से कोचिंग लूँ, पर जो भी लिया था कि मुझे कुछ विषय के लिए मुझे लेना पड़ा था। यहाँ अगर ये देखा जाए, ये कहा जाए कि आपने जो बुक हैं वो कौन कौन सी उस टाइम पढ़ी थी? क्या आप भी मार्केट से बहुत सारी बुक खरीद के लेके आते थे? क्योंकि आपके रूम में मुझे लगता है, पता नहीं, आपकी शुरुआत से लेकर के एंड तक की सारी बुक यहाँ पे रखी हुई हैं, बहुत सारी बैकग्राउंड भी दिखाई दे रही हैं। तो इसमें आपकी कितनी बुक हैं? न्यूज़पेपर भी हैं। न्यूज़पेपर आप कौन से फॉलो करते थे? देखिए, ये बुक तो कुछ नहीं है, इसका 2 गुना बुक तो मैं ही बेचा हूँ लॉकडाउन में, रद्दी में। कुछ तो मैंने दान कर दिया बच्चों को कि ले जाओ पढ़ने के लिए। और जब निर्मली में है तो इससे ज़्यादा बुक मेरी निर्मली में है। मेरे पास जो भी मेरा खर्च होता है वो केवल बुक पर ही खर्च होता है और बाकी किसी चीज़ पर नहीं। हाँ, जो मैं बुक लेता हूँ उसे एक बार मैं पूरा पढ़ता हूँ। हालांकि मेरी कमी है कि उसे बार बार मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि फिर वो पढ़ी हुई चीज़ें मुझे फिर वो दोहराने में मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए मुझे बार बार किताब खरीदनी पड़ती है। शुरुआत का भी है इसमें, कुछ एंड का भी है। अभी तो एंड नहीं हुआ, खैर बीच का भी है, अभी चल रहा है, अभी तो मैं कर ही रहा हूँ।
लेकिन इसमें से ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें से कुछ ही पार्ट है जो आप देख रहे हैं, उसका लगभग 40% है देख रहे हैं, 60% ना मैंने सेल आउट कर दिया, किसी किसी को दे दिया। तो ये एक है। और मैंने जो आपने कही है बात, जो कौन सी बुक पढ़े हैं, तो सबको मैं यही कहूँगा कि ज्योग्राफी का कम से कम आप क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक की बुक, अगर यूपीएससी तैयारी करते हैं तो दोनों ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन दोनों आप पढ़िए, एक बार रीडिंग दे ही दीजिए। उसमें क्या होता है, डेवलप हो जाता है। हिस्ट्री में कुछ बुक है जो आप सब नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ 9th-10th की जो बुक है, 11th-12th की बुक है वो आप पढ़ लीजिए। पॉलिटी के लिए जो 9th की बुक है, 11th की बुक है, 2 ही बुक पढ़नी है उसमें। उसके बाद लक्ष्मीकांत की बुक है वो पढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक्स में तो बुक तो आती नहीं इधर, 10th से नीचे की अब तक तो नॉर्मल सी बुक आती है, वो तो जो भी पेपर पढ़ते हैं उससे काम चल जाता है। हाँ 11th-12th की जो बुक है मैक्रो इकोनॉमी के लिए, वो थोड़ी सी वो है, थोड़ा सा समझ में तो आता नहीं है जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जिनका बैकग्राउंड जैसे आप लोगों का बैकग्राउंड है अकाउंटेंसी की, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो हमारे एरिया से आते हैं उनका तो निर्भर सन्नाटा होता है इकोनॉमिक्स के मामले में। तो मुझे लगता है कि उनको या तो यूट्यूब से या फिर किसी अच्छे शिक्षक से या सीनियर से सलाह लेने के बाद तब वो बुक पढ़नी चाहिए। उसके बाद फिर रमेश संघ की है या एस.एन. लाल की बुक है या फिर आई.सी. धिंगरा की किताब है, आप कोई भी एक किताब स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़ लीजिए। मैंने तो एस.एन. लाल की भी बुक पढ़ी है, आई.सी. धिंगरा की बुक पढ़ी है, और अभी क्या नाम बताया था, रमेश संघ सर की भी बुक पढ़ी है। तो मुझे तो आई.सी. धिंगरा की जो खास करके मेंस में आई.सी. धिंगरा की किताब अच्छी लगी थी। और डेवलप बनाने के लिए ये सही है, कैपेसिटी डेवलप करने के लिए रमेश सिंह की बुक की सही है। हालांकि उनकी हिंदी मुझे उतनी अच्छी जची नहीं, इंग्लिश उनकी अच्छी है, सही है, इंग्लिश से ही करना पड़ता है बच्चों को, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होती है क्योंकि उसकी प्रिंटिंग थोड़ी सी ना मिस्टेक है। तो ये सब है, यही सब मैंने किया था। और हिस्ट्री के लिए वो जो स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है वो करना पड़ता है बच्चों को। मेरे पास तो बहुत सारी है बुक में, बेयर एक्ट है, आप वो भी कर सकते हैं। ये जो बुक है आपका इंडिया एयर बुक है, वो आप रखना होता है, सारा सब बुक रख सकते हैं। एयर इंडिया तो हर साल पढ़ना ही होता है। आपने यहाँ बहुत सारी बुक रखी हैं, अगर हम दिखाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इसके लिए एक हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। नोट्स भी हैं, बुक्स भी हैं कि कैसे पढ़ें, कौन कौन सी पढ़ें, और इन्होंने बहुत सारी पढ़ी भी हैं। पवन भाई की जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि शादी के बाद सफलता पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती और हर किसी को मिलती भी नहीं है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी और आप आगे जाएं, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं और आगे जाएं। आप अभी कहाँ पर पोस्टेड हैं? अभी तो ये दिल्ली में है, ITO जगह है, वहाँ पर CAG की एक बिल्डिंग है, AGCR बिल्डिंग, AG ऑफिस है दिल्ली AG के लिए, उसी में पोस्टिंग हुआ अभी, और मेरा सीनियर ऑडिटर के रूप में मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ। क्या जो टीचिंग जब हम करते हैं तो क्या इसने भी एक आपके ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? क्योंकि जब हम टीचिंग करते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में सेव हो जाती हैं, हमें पता रहता है, क्योंकि जब हम टीचिंग करते हैं तो पहले हम खुद पढ़ते हैं अच्छे से, तब दूसरे बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। डकी एक जगह है, वहाँ पर मेरी मिठाई की दुकान है, मैं वहाँ पर चाय बेचता था, नाश्ते की दुकान करता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया निर्मली में तो मेरे साथ तो संसाधन का अभाव था ही था, मुझे पढ़ाना था। अब पढ़ाने के लिए आज मैथ साइंस तो पढ़ाने के लिए बहुत सारे भरमार टीचर हैं, कोई पढ़ा देंगे। मुझे कहा क्या कि मेरे पास टीचर नहीं है, संस्कृत की टीचर नहीं है, आपको पढ़ाने हैं तो संस्कृत पढ़ाइए, नहीं तो फिर मेरे पास जगह नहीं है। और मेरे साथ समस्या थी कि मुझे पढ़ाना था, मुझे पैसे के लिए पढ़ाना था, शौक से नहीं पढ़ाना था, मजबूरी में पढ़ाना था। मैंने दिन रात करके संस्कृत को पढ़ 2-3 महीने तक मैंने चट कर गया हूँ। चट कर मतलब उसके पता के लैंग्वेज होता है कि मैंने पूरा रट गया उसमें। फिर मैंने समझने की कोशिश करी, अब फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया। तो उस बेस के बाद फिर मैंने अपना आधार बनाया, फिर मैथ भी पढ़ाया, फिजिक्स भी पढ़ाया, कुछ दिन केमिस्ट्री पढ़ाया, इंग्लिश भी पढ़ाया, इधर आर्ट्स भी सही पढ़ाया। तो मुझे ये चीज़ें वहाँ पर बहुत मुझे मदद करने लगी कि जो मैं पढ़ाने जाता था ना, उससे रात भर या समय निकाल के पहले पढ़ो, फिर उसका ड्राफ्टिंग करो मन में, दिमाग में, फिर जाकर बच्चों को पढ़ो। क्योंकि आप बच्चों को बहुत दिन तक ठग नहीं सकते, किसी भी आदमी को 2 महीना 4 महीना ठग सकते हो। वो शिक्षण ऐसा क्षेत्र है, अगर आप ठगोगे बहुत दिन तक तो फिर आपका तो फिर आगे क्या होगा फ्यूचर, वो तो जो जानते हैं वही बता सकते हैं। मैं इसमें ईमानदारी से काम किया था, तो मुझे उसका फ़ायदा यहाँ पर मिला कि जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आज तक मैंने कहीं भी किसी से पूछा नहीं कि मैं क्वेश्चन लिखूँ कैसे। मेरे दिमाग में चलता है कि मुझे लिखना क्या है, मुझे दिमाग में ये आनी चाहिए बात है कि दिमाग में वो चीज़ें रहेगी तो मैं उसे नोट डाउन कर लूँगा। नोट डाउन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ बच्चों को मैं कराता था,
क्वेश्चन आंसर कराता था तो मुझे वो बेनिफिट मिला था। जो भी आदमी ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि उनको सोचना नहीं पड़ेगा फिर लिखने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं कि आप क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। तो हम क्वेश्चन पहले ये तो सोचो लिखना क्या है, लिखना जान लोगे तो कोई न कुछ लिख ही लोगे। पूछा क्या गया है और हमें जवाब क्या देना है, हाँ, ये लिखना सीखो। वहाँ जो पूछा गया है उसके बारे में आपके दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ें होनी चाहिए। फिर लिखने के लिए तो किसी भी तरह से आप लिख ही लोगे। हाँ, फॉर्मेटिंग की बात है तो जब चीज़ें आ जाती हैं, जब एग्ज़ाम सर पे होता है तो लोग फॉर्मेटिंग खुद समझ लेता है कि हमको पहले क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। ये सब चीज़ें ये आसान हो जाती है। तब पहले लोगों को अपना ना कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। अब दोस्तों बुक पवन भाई के पास बहुत ज़्यादा हैं, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो आप देख लेना। नोट्स कैसे बनाते थे और ये बुक्स कौन कौन सी फॉलो करते थे पवन भाई बताएंगे, और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये कहानी बिल्कुल अलग है। ऐसा वीडियो आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जोश है और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी चाहेंगे कि हम जहाँ पर भी हैं वहीं से पढ़ाई करके बने, चाहे आप छोटे गांव से हैं, छोटे शहर से हैं, छोटे कस्बे से हैं, जहाँ से भी हैं वहाँ मन लगा के पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। हमारी भी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आप एंड में भी पवन भाई कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुखर्जी नगर में हर कोई आके सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। एक हमने वीडियो बनाया था, वो आप जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन भाई को पूरे 10 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है। मैं चाहता हूँ उनका भी बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाए और वो खुशियाँ हम आपके सामने बांटें। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। शायद मैंने यहाँ 7-8 साल जो मेरा समय गुजरा है नहीं देखने को मिला है। आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपकी वजह से बच्चों में रुचि जगती है। जिसको मदद चाहिए रूम के लिए वो रूम आपकी वजह से बहुत लोगों को मिला है। बहुत लोगों को बुक्स मिल जाती है, बहुत लोगों को जो मेरे पास भी है कुछ बच्चों को चाहिए तो आप वहाँ जाकर बोल देंगे तो मेरे से वैसे ले सकते हैं। जो गरीब आदमी है तो मैं तो वैसे ही कर देता हूँ। आज से आपने किया है, आपके विषय में मेरे बहुत ही पॉजिटिव आया है रिस्पांस, तो मैं समझता हूँ कि धन्यवाद के पात्र तो आप हैं। अगली बात रही कि जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं और जो पुराने भी हैं उनको समझ लग गया है, मैं ये कहता हूँ कि ये PCS IAS की तैयारी है। 10th 9th की नहीं है कि आप साल भर करो, अगले साल में 2 महीना भी बीमार पड़ गए एग्ज़ाम में जाकर हो जाएगा। इसमें तो धैर्य रखना पड़ता है। और जो आदमी कहता है कि मैंने आकर के 6 महीने तैयारी करी है मेरा हो गया, मैं तो कहता हूँ कि ये इस धरती का नहीं है, क्योंकि ये संभव नहीं है। संभव तब है कि एक कहते हैं ना, कहावत है ना कि जो चांदी की चम्मच मुँह में लेकर पैदा होते हैं। बिल्कुल। तो जिसके घर में पहले से IAS IPS हैं, उनका शिक्षा दीक्षा ऐसे है, जिनके पढ़ाई हुआ है, जो विदेश से पढ़ के आए हैं, उनके 6 महीना के उसको 3 महीना में हो जाएगा फिर। बिल्कुल। लेकिन हमारे जैसे जो आदमी है, जो क्या बोलते हैं, बोरा बोलते हैं, जो बिछाते हैं, हाँ। है जो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में जाओ तो टीचर के पता नहीं, वहाँ से जो पढ़ के आते हैं वो कहेंगे हम 1 साल जाकर तैयारी करके हो जाएगा। अगर हो जाता है तो मैं उनको दंडवत प्रणाम करूँगा और होना भी चाहिए। लेकिन बच्चों को समय लगता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सीनियर जो भी हैं, आपने जो बात कही 10-10 साल की, उससे भी ज़्यादा समय लगा है। लेकिन फाइनली कुछ न कुछ किसी न किसी को मिला है। लेकिन जो घबरा गए हैं, क्योंकि 10 साल का समय बहुत ज़्यादा, एक डिकेड बहुत समय लंबा होता है। अगर नौकरी नहीं होती तो शायद मैं तैयारी नहीं कर पाता, फिर मैं जाकर कोई न कोई काम करता। तो मेरे पास तो कुछ न कुछ तो भले ही जो भी कुछ आना था वो तो आ रहा था। तो मेरे एक था कि जो इकोनॉमिकल सपोर्ट था वो मुझे मिलता रहा, तो मुझे दिक्कत उतनी नहीं हुई, तभी जाकर मैं इतना टाइम दे पाया। लेकिन जो व्यक्ति देते हैं टाइम 8-10 साल, तो वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं। और भगवान एक दिन उसके लिए भी अच्छा समय लाएगा और वो भी हो जाएगा। जो बच्चे आते नए, उनको दिमाग में हटा देना चाहिए कि हम आते हैं 1 साल तैयारी करेंगे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल में हो जाता है, 2 साल में हो जाता है, तो ये आपके लिए समझिए कि आपका लक चांस है। नहीं भी होता है तो भी घबराइए नहीं, समय लगता है, लगने दीजिए। तैयारी करने आए हैं, तैयारी कीजिए और सफलता लेकर जाइए। किसी भी PCS में, जरूरी नहीं कि बिहार का ही हो, यूपी का ही हो, राजस्थान की हो, पूरा भारत में जितने भी राज्य हैं कहीं भी आप दे सकते हैं। जिस राज्य से हैं, जहाँ पर रुचि है तो वहाँ पर, क्योंकि आप IAS बनेंगे तो पता नहीं कहाँ दे देगा। अंडमान में देगा तो वहाँ भी काम करना पड़ेगा, कश्मीर में देगा तो वहाँ भी काम करना पड़ेगा। तो जब आप PCS करते हैं तो ये दिमाग में चले कि किसी को होम सिकनेस होता है, तो भाई होम सिकनेस है तो दिल्ली क्यों आए हो, तो घर पे ही रहो कि हम तैयारी करके अपने घर में नौकरी करेंगे। ये दिमाग से ये चीज़ हटा देनी चाहिए।
आप यहाँ आते हैं तो नौकरी करने के साथ यहाँ होता है, मैंने होता है कि सेवा करना, मन में होगी कि मैं ये करूँगा, सेवा करूँगा, लोगों की मेरी से भलाई हो जाएगी, तो दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है। पैसा तो एक दूसरे है कि पैसे तो आपके पास आएंगे, अब पैसे तो जो नौकरी करते हैं उससे अच्छे पैसे कमाने वाले बहुत ज़्यादा क्षेत्र में है। तो यही कहूँगा कि ये करेज है PCS IAS की जो एडमिशन जाने में, उसमें आपको ध्यान दीजिए, सफलता मिलेगी। आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, निरंतर लगे रहना है, सफलता एक दिन मिलेगी ज़रूर दोस्तों। और मैं चाहता भी हूँ ऐसे लोगों को सफलता मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत समय तक संघर्ष किया है, क्योंकि फिर वो लोगों के लिए उदाहरण बनते हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि वो जल्दी बने। और हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है इस वीडियो में हम कुछ भी पूछना भूले हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके विचार वहाँ पर सादर आमंत्रित हैं, हम इंतज़ार करेंगे। तो आप लिखिए, हम दोबारा से पूछेंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा और उम्मीद करता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।